हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप ईएसआईसी और इसमें मिलने वाले सभी प्रकार के बेनिफिट्स को बारी बारी से समझेंगे और इन सभी बेनिफिट्स को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी ईएसआईसी के द्वारा तय की गई है, उन सभी को आसान भाषा में समझेंगे। इसके साथ ही आपको एज अ बेनिफिशियरी किस रूप में ईएसआईसी द्वारा हेल्थ फैसिलिटी प्राप्त होगी और उसके क्या नियम हैं, उस बारे में भी देखेंगे। साथ ही आपको जब बीमारी या किसी दुर्घटना की स्थिति में लोकल ऑफिस से कैश बेनिफिट लेने के लिए क्या क्या करना होता है, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ईएसआईसी स्कीम है क्या। तो दोस्तों, ईएसआईसी स्कीम एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को सिकनेस यानी किसी तरह की बीमारी की स्थिति में या फिर किसी दुर्घटना की स्थिति में या मां बनने के दौरान मिलने वाले मातृत्व लाभ की स्थिति या फिर किसी तरह की अपंगता यानी कि डिसेबलमेंट की स्थिति में आपको और आपके परिवार के सदस्यों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मदद करना होता है। इसलिए इस स्कीम को सामाजिक सुरक्षा स्कीम भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देनी होगी कि ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को ही इस तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है जहाँ कर्मचारियों या मजदूरों को एक निश्चित पेरोल पर नियुक्ति की जाती है और इन्हें वो तमाम बेनिफिट्स मिलते हैं जो लगभग एक सैलरीड पर्सन को मिलते हैं, जैसे में बोनस, ग्रेच्युटी, मिनिमम वेजेस, फिक्स्ड वर्किंग आवर। इसके साथ ही पीएफ और ईएसआईसी जैसी जरूरी सुविधाएं भी प्राप्त होती है, जबकि इसके ठीक विपरीत अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों को इन सब का बेनिफिट नहीं मिल पाता है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर, मतलब वैसे वर्कर जो कंस्ट्रक्शन के काम में लगे हुए हों, या फिर माइग्रेंट वर्कर जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर अपने मन मुताबिक या अपने ढंग का कोई काम ढूंढते हैं और वो करते हैं। थर्ड में हो गया गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, लाइक आज के डेट में बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं जो उसके अंतर्गत में जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो सब गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद है फिर डोमेस्टिक वर्कर जो अपने घरों में छोटे छोटे उद्योग कर रहे हैं या फिर कोई छोटा सा दुकान चला रहे हैं। फिर इसके अलावा कोई एग्रीकल्चर में अपना काम कर रहे हैं। और फिर अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले वर्कर हो गए। तो ये सब एग्जांपल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों का है। अब एक बेसिक सा सवाल है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा कर्मचारी ऑर्गेनाइज सेक्टर का है और कौन सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सिंपल बेसिक रूल है कि जिनका नाम यदि ईएसआईसी या ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है और उनका कंट्रीब्यूशन इन दोनों संस्थानों को मिलता है तो वे ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स कहलाएंगे। और इसके उल्टा जिनका भी नाम रजिस्टर्ड ईएसआईसी या ईपीएफओ में नहीं है, उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन उधर जमा नहीं होता है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारी कहलाएंगे। यहाँ एक और ज़रूरी बात ध्यान देने लायक है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर को ऑर्गेनाइज्ड वर्कर के जैसा बेनिफिट नहीं मिलता है। और इनकी हालत तो कोरोना जैसे महामारी के समय सभी जानते ही होंगे कि सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में प्रभावित होने वाले माइग्रेंट वर्कर ही थे और ख़ास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर ही थे। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया ई श्रम पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया है और इसके तहत लोगों को जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है। तो जो लोग भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो अपना इस पोर्टल के जरिए, ई श्रम पोर्टल के जरिए अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि भविष्य में अगर कोरोना जैसी और भी भयानक आपदा आती है तो उस स्थिति में सरकार आपको जो लोग हैं डायरेक्ट, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, उन तक वो डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा सके, उनके अकाउंट में डायरेक्ट अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो वो ट्रांसफ़र इन फ्यूचर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ई श्रम कार्ड ई पोर्टल के जरिए बना सकते हैं। अब वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जहां पर ईएसआईसी स्कीम्स के बारे में आपको बताया जा रहा था। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ देखा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय में क्या अंतर होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ईएसआईसी वाकई में आपको क्या क्या फैसिलिटी देती है, वो हम एक नज़र में डालते हैं टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 से लेकर लगातार 10 तक में आपको सारे बेनिफिट्स दिख रहे हैं। इसमें से सबसे पहला आता है मेडिकल बेनिफिट, जो कि
आप जैसे ही अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी कंपनी में, आपकी ज्वाइनिंग होती है, तो आपको और आपके परिवार के सदस्यों को, जो भी आप पर डिपेंडेंट है, उनको मेडिकल बेनिफिट मिलता है। मतलब किसी भी तरह की ट्रीटमेंट आपको हॉस्पिटल में मिल जाएगी। इसके बारे में विस्तार से थोड़ा हम आगे देखेंगे। इसके बाद आप सीरियल नंबर 2 से 10 तक में देखेंगे तो ये सभी बेनिफिट्स कैश बेनिफिट है। मतलब इन सब जब बेनिफिट के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आपको कैश के रूप में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे इस बेनिफिट के बदले। तो फर्स्ट वाला सिर्फ आपको हेल्थ से रिलेटेड है, जिसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और सेकंड से लेकर 10 तक में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ कैश बेनिफिट भी दिया जाएगा, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से शॉर्ट रूप में ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह थोड़ा जान लें कि आपकी जो ईएसआईसी संस्था है वो रन कैसे होता है। तो दोस्तों, ईएसआईसी एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी अन्य इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मेडिकल प्रोफेशनल के लोग हो गए, या फिर वैसे मेंबर जो एम्प्लॉयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा वैसे मेंबर जो एम्प्लॉय यानी वर्कर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी भी एम्प्लॉयर या फैक्ट्री को ईएसआईसी में रजिस्टर्ड होने के लिए या कवर्ड होने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय की गई है। तो दोस्तों, किसी भी कवर्ड एरिया में अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री या फिर कोई कंपनी अपने यहाँ 10 या उससे ज़्यादा वर्कर्स को रखती है तो नियम के अनुसार उस एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री को ईएसआईसी में रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी हो जाता है, और वो भी एक टाइम लिमिट के अंदर। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो वो एक पनिशेबल क्राइम में गिना जाता है और उनसे रिकवरी भी की जाती है। दोस्तों, अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयर या एस्टेब्लिशमेंट आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। जैसे में आपका शॉप हो गया, जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा पर्सन्स काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, तो उन शॉप्स को भी ईएसआईसी में रजिस्टर करवाना अनिवार्य हो जाएगा। और इसके अलावा आप देख सकते हैं होटल हो गया, या फिर इसके सिनेमा हॉल हो गया, रोड मोटर ट्रांसपोर्ट हो गया, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट हो गया, या फिर प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो इंडिविजुअल के द्वारा रन किए जा रहे हैं या फिर कोई ट्रस्टी के द्वारा रन किए जा रहे हैं या फिर किसी सोसाइटी के द्वारा। अगर वहाँ 10 से ज़्यादा पर्सन काम कर रहे हैं तो उनको भी ईएसआईसी में रजिस्टर करवाना ज़रूरी हो जाएगा, और उसके बदले उनको कंट्रीब्यूशन भी ईएसआईसी को देना पड़ेगा। साथ में अगर कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अलावा मेडिकल इंस्टीट्यूशन भी हो गए, चाहे वो कॉरपोरेट के द्वारा चलाया जा रहा हो या फिर कोई जॉइंट सेक्टर के द्वारा। फिर है आपका प्राइवेट ऑनरशिप हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजिकल लैब, इन सभी में अगर 10 से ज़्यादा वर्कर अगर रहते हैं तो उन सभी एस्टेब्लिशमेंट या फिर जो भी बोलें आप कंपनी या एम्प्लॉयर को, तो उनको ईएसआईसी में रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि कुछ स्टेट्स में ये लिमिट को थोड़ा बढ़ाया गया है, जैसे कि सम स्टेट्स में आप देख सकते हैं कि 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय अगर होते हैं तभी वो ईएसआईसी में रजिस्टर करवा पाएंगे। अगर सोचिए कि 20 से कम एम्प्लॉय हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपना ईएसआई में रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो जनरली कुछ स्टेट्स में, मतलब ज़्यादातर स्टेट में 10 या उससे ज़्यादा है, और कुछ स्टेट्स में 20 या 20 से ज़्यादा है। अब ये तो था एम्प्लॉयर के लिए एलिजिबिलिटी। अब हम देखेंगे कि कोई एम्प्लॉय यानी कि कोई वर्कर ईएसआईसी में रजिस्टर्ड होने के लिए क्या शर्त को फुलफिल करता है। तो देखिए, अगर कोई वर्कर की मंथली सैलरी 21,000 से कम होती है तो वो ईएसआईसी में रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल होगा। अगर उसकी सैलरी 21,000 या उससे 1 रुपये भी ज़्यादा हो जाती है तो उसे ईएसआईसी से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा और ईएसआईसी का कोई भी बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि मैंने जो एलिजिबिलिटी बताया है कि कोई एम्प्लॉय इंश्योर्ड पर्सन कब बन सकता है, कब अपना ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल हो सकता है, जब उसकी सैलरी 21,000 से नीचे हो, ना तो 21,000 हो और ना ही 21,000 से ऊपर हो। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है एक्सक्लूड ओवर टाइम भत्ता, मतलब कि अगर किसी की सैलरी भत्ता को मिलाकर, ओवर टाइम ओटी भत्ता को मिलाकर 21,000 क्रॉस कर जा रहा है तो भी वो एलिजिबल होगा इंश्योर्ड पर्सन कहलाने के लिए, यानी कि ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो एलिजिबल होगा। अब यहाँ पर एक ज़्यादातर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पर एक देख सकते हैं कि 2 एम्प्लॉय है
जिसकी मैं ग्रॉस सैलरी और ओटी को ऐड कंपेयर करके बताऊंगा। मान लीजिए कि ये ए की ग्रॉस सैलरी है प्लस यहाँ पर मैं ओटी दिखा दे रहा हूँ और टोटल दिखा दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ए की ग्रॉस सैलरी 20,000 रुपये है। अगर 20,000 से देखा जाए कि ग्रॉस सैलरी है तो वो ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर उसे एक महीने में ओटी मिलता है, मतलब कि ओवर टाइम का भत्ता मिल जाता है, सोचिए 4,000 रुपया, तो टोटल हो गए इसके 24,000। तो फिर भी ये एलिजिबल होंगे ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, क्योंकि ये 4,000 ओटी का है। तो इसे काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस सैलरी को काउंट किया जाता है। लेकिन अगर किसी बी एम्प्लॉय की अगर हम यहाँ पर कंपेयर करके देखें तो अगर बी का अगर ग्रॉस सैलरी अगर मान लीजिए कि 21,000 पहुँच चुका है तो वो अब वो एलिजिबल नहीं होगा ईएसआईसी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अब यहाँ से शुरू होता है एक नया टॉपिक जो आपके बेनिफिट को डिसाइड करते हैं कि आप ईएसआईसी के द्वारा दिए जाने वाले हर एक बेनिफिट के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। और वो डिपेंड करता है सिर्फ आपके ग्रॉस सैलरी से दिए जाने वाले एक छोटे से हिस्से से, यानी कि कंट्रीब्यूशन से। तो आइए समझते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है। जब भी कोई वर्कर आईपी बन जाता है तो उसके ग्रॉस सैलरी में से एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो कि 0.75% होता है वो डिडक्ट कर लेते हैं, एम्प्लॉयर डिडक्ट करते हैं, और एम्प्लॉयर उसमें से अलग से अपना 3.25% हिस्सा ऐड कर देते हैं। इस तरह से टोटल 4% का जो कंट्रीब्यूशन होता है दोनों मिलाकर, एम्प्लॉय का 0.75% और एम्प्लॉयर का 3.25%, ये दोनों मिलाकर 4% का कंट्रीब्यूशन वो ईएसआईसी को जमा देते हैं। और इसी के बदले में ईएसआईसी आपको डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। कंट्रीब्यूशन तो हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब ईएसआईसी में दो तरह के पीरियड होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। पहला है कंट्रीब्यूशन पीरियड जो कि फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है, और दूसरा है बेनिफिट पीरियड जो कि एक कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग होता है। फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब है कि जो अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पीरियड के बारे में जब आपको बोला जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहला नंबर पे है 1 अप्रैल से सितंबर 2022। यहाँ पर मैंने ईयर इसलिए मेंशन कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, नहीं तो आप सिंपल से ऐसा समझिए कि अप्रैल से जो सितंबर होता है वो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है, और सितंबर के बाद फिर क्या आता है, अक्टूबर। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये आपका सेकेंड कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है। तो दो तरह के कंट्रीब्यूशन पीरियड होते हैं और दो तरह के बेनिफिट पीरियड होते हैं। तो बेनिफिट पीरियड आपका शुरुआत होता है जनवरी से लेकर जून तक, ये 6 मंथ का पहला बेनिफिट पीरियड होता है, और फिर सेकंड होता है जुलाई से लेकर दिसंबर तक। तो इस तरह से दो कंट्रीब्यूशन पीरियड और उसके कोरस्पोंडेंस दो बेनिफिट पीरियड होते हैं। अब ये किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं ये आपको समझना होगा। सोचिए कि अगर आप जनवरी से जून के बीच में अगर कोई सिकनेस आ जाती है, आपको बीमार पड़ जाते हैं, तो जो आपको बेनिफिट मिलेंगे, जो आपको कैश बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कैश बेनिफिट के लिए ही। मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन साथ में जो कैश बेनिफिट मिलते हैं उसका जो रेट आपको डिसाइड होता है वो आपके कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। तो आपका कंट्रीब्यूशन देखने के लिए आपको पहले कंट्रीब्यूशन पीरियड देखना होगा। तो याद रखिएगा कि बेनिफिट पीरियड, अगर सोचिए कि जनवरी से जून के बीच में अगर आपको कोई बीमारी आ गई जिसके कारण से आप कंपनी में काम नहीं कर पाए, और जब काम नहीं कर पाए तो आपको कंपनी आपको पैसा पे नहीं करेगी, उसके बदले ईएसआईसी आपको पेमेंट करेगी। तो ईएसआईसी जो पेमेंट करेगी वो रेट क्या होगा उसे देखने के लिए हम आपका प्रीवियस वाला कंट्रीब्यूशन पीरियड देखते हैं। सिंपल भाषा में यह जान लीजिए कि अगर आप जनवरी से जून के बीच में बीमार पड़ते हैं या और आपकी छुट्टी चलती है तो जो रेट तय होगा वो होगा जस्ट इसके 3 महीने पहले वाले कंट्रीब्यूशन पीरियड का, यानी कि अप्रैल से सितंबर। अगर अप्रैल से सितंबर में आपने काम किया है कंपनी में तो भी आपको जनवरी से जून में जब छुट्टी चलेगी तो आपको कैश बेनिफिट दिए जाएंगे। उसी तरह से जब आप जुलाई से दिसंबर के बीच में बीमार पड़ते हैं और छुट्टी चलती है तो जो यहाँ पर जो आपका रेट तय होगा वो डिपेंड करेगा कि आपके जस्ट जुलाई से 3 महीने पहले अक्टूबर से मार्च वाला पीरियड का में अगर आपका काम होगा, आपने कंट्रीब्यूशन जमा दिया होगा ईएसआईसी को, तो उसी के बदले फिर जुलाई से दिसंबर में आपको बेनिफिट कैश का मिलेगा। तो दोस्तों कंट्रीब्यूशन पीरियड तो आप समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेनिफिट्स की तरफ और उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी।
शॉर्ट रूप में ही हम देखेंगे सारे बेनिफिट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स एंड इट्स एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले नंबर पे आता है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग वाले पेज पे ही बताया था कि सबसे पहले नंबर पे है आपका मेडिकल बेनिफिट। तो मेडिकल बेनिफिट में क्या होता है कि मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है आईपी को और उसके फैमिली मेंबर को। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि जिस डेट को, मतलब कोई भी इम्प्लॉय अगर किसी फैक्ट्री में, जो कि ईएसआईसी रजिस्टर्ड फैक्ट्री हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, अगर वहाँ वो ज्वाइनिंग कर लेता है तो डे 1 से, मतलब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट के दिन से ही वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए ईएसआईसी के डिस्पेंसरी में या ईएसआईसी के हॉस्पिटल में या फिर वो अपने इम्पैनल डॉक्टर के अंतर्गत में वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए एलिजिबल होता है, वो खुद भी और उसके फैमिली मेम्बर भी। और ये ड्यूरेशन कब तक रहेगा? डे 1 से जब तक वो एम्प्लॉयमेंट वाले स्टेज में रहेगा। जैसे ही वो जॉब लेफ्ट कर लेगा अपना, तो फिर मेडिकल बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि मेडिकल बेनिफिट में कौन कौन टाइप, किस टाइप के मतलब आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, ट्रीटमेंट दिए जाएंगे। तो दोस्तों इसमें सारे तरह के, मतलब प्राइमरी केयर से लेके आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट तक आपको इलाज किया जाएगा। तो प्राइमरी केयर जनरली आप जानते ही होंगे कि जब आपको नॉर्मल किसी सर्दी बुखार ये सब होता है तो आप नॉर्मल एक फिजिशियन के पास जाते हैं और वो जनरली दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं, तो वो प्राइमरी लेवल के हो गए। इसके बाद आपका सेकेंडरी केयर, अगर कोई स्पेशलिस्ट आपको देख रहे हैं, प्राइमरी केयर से वो चीज़ ना संभल रहा है, तो जब वो स्पेशलिस्ट के अंदर में आपको भेजते हैं तो वो सेकेंडरी केयर का ट्रीटमेंट होता है। और सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट में आपको मतलब A to Z लगभग आपका ट्रीटमेंट हर प्रकार से दिया जाता है, चाहे वो सर्जरी हो या फिर महंगे महंगे जो जांच होते हैं, MRI CT स्कैन, वो सब आपको सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के अंतर्गत में दिया जाता है। तो ये तो सिंपल सा डिफरेंस कि प्राइमरी केयर का ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी केयर का क्या होता है और सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर का बेनिफिट, जो कि है सिकनेस बेनिफिट। अब यहाँ से जितने भी बेनिफिट्स हम आपको बताएंगे वो सारे कैश बेनिफिट्स होंगे। मतलब जब आपकी बीमारी के कारण छुट्टी चलेगी तो उनके बदले जो बेनिफिट आपको मिलेंगे उसके लिए आपको डायरेक्ट कैश बेनिफिट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहला है कि सिकनेस बेनिफिट लेने के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया है जो क्या फुलफिल करना है। तो मिनिमम क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको कंट्रीब्यूशन पीरियड में, कंट्रीब्यूशन पीरियड कहने का मतलब होता है कि वही मैंने जो अभी जस्ट पहले वाले में बताया कि जनवरी से जून में अगर आपको कोई बीमारी आती है इस पीरियड में, जनवरी से जून में, तो इसके जस्ट पहले वाले कंट्रीब्यूशन पीरियड में, यानी कि अप्रैल से सितंबर में मिनिमम 78 डेज का काम होना चाहिए। अब सोचिए कि अप्रैल से सितंबर के बीच में 6 महीने के पीरियड में आपको 180 डेज होता है, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 78 डेज का ही काम करना है। यानी मोटे तौर पर बोला जाए तो आप लगभग 6 महीने के पीरियड में 3 महीने काम जरूर करें। अप्रैल से सितंबर 6 महीने का होता है, उसमें जितने भी ईएसआईसी के बेनिफिट्स होते हैं सबके लिए ये मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया है 78 डेज। तो अगर आप इस 6 महीने के दौरान अगर आप 78 दिन का भी काम कर लेते हैं तो आप सारे बेनिफिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर जनवरी से जून के बीच में आपको बेनिफिट लेना है तो आपको अप्रैल से सितंबर के बीच में 3 महीने मिनिमम काम करने ही होंगे। उसी तरह से अगर आपको जुलाई से दिसंबर के बीच में जो बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको अक्टूबर से मार्च के बीच में मिनिमम 78 डेज, यानी कि मोटे तौर पर बोला जाए तो आप 3 महीने कम से कम काम जरूर करें, जिससे आपको किसी भी तरह का बेनिफिट से वंचित ना किया जाए। और कंट्रीब्यूशन अगर 78 डेज से ऊपर रहेगा तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन 78 डेज से 1 डे भी शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि 77 डेज भी हो जाएगा, तो आपको बेनिफिट कैश का मिलेगा नहीं। तो ये पहला क्राइटेरिया है कंट्रीब्यूशन का, जो कि मिनिमम 78 डेज होना चाहिए। अब सेकेंड क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। तो सेकेंड क्राइटेरिया में आपके 9 मंथ कंप्लीटेड होने चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, यानी कि जब आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से लेकर आपको 9 मंथ कंप्लीट करने के बाद ही आप जिस अगले बेनिफिट पीरियड में आएंगे तो आपको वहाँ से कैश बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन किए और 1 महीने बाद ही अगर आप बीमार पड़ जाते हैं और उसके लिए आप कैश बेनिफिट लेने के लिए लोकल ऑफिस अपने जाते हैं तो आपको किसी भी तरह का कैश बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं होंगे
क्योंकि आपने 9 मंथ कंप्लीट नहीं किया है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से। तो सेकेंड क्राइटेरिया में यही आता है कि 9 मंथ आपके कंप्लीट होने चाहिए, और इसी 9 मंथ के पीरियड के अंदर में आपका जो कंट्रीब्यूशन पीरियड आएगा, चाहे वो अप्रैल से सितंबर आ जाए या फिर अक्टूबर से मार्च, इन दोनों में से कोई एक पीरियड बीच में 78 डेज होने चाहिए कंप्लीट मिनिमम। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दो तरह के क्राइटेरिया सेट किए गए हैं सिकनेस बेनिफिट लेने के लिए। पहला है मिनिमम 78 डेज और सेकंड है कि 9 मंथ कंप्लीट होने चाहिए। अब है कि आपको जो सिकनेस बेनिफिट है वो कितने दिनों तक मिल सकता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जो है यहाँ पर लिमिट आपको मेंशन है कि 91 डेज तक आपको पैसे लगातार मिल सकते हैं सिकनेस बेनिफिट के केस में, यानी कि लगभग 3 महीने से ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और वो रेट कितने होंगे, तो रेट होंगे आपके 70% ऑफ एवरेज डेली बेसिस। सोचिए कि अगर आपको कंपनी अभी 500 रुपीज़ पर डे दे रही है, एवरेज जो आपका डेली बेसिस है, तो उसका 70% ही आपको ESIC पे करेगी, यानी कि 500 का 70% अगर देखा जाए तो आपको लगभग 350 रुपया पर डे के रेट से ही आपको ESIC पेमेंट करेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि SB के केस में, यानी सिकनेस बेनिफिट के केस में, आपको 70% ऑफ द एवरेज डेली बेसिस के हिसाब से ही पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो कंपनी 100% दे रही थी तो आपको ESIC भी 100% देगी। तो दोस्तों अब देखेंगे हम थर्ड नंबर पे एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, यानी कि ESB। यानी कि आपने जो पहले अभी देखा था जस्ट सिकनेस बेनिफिट, उसी को एक्सटेंड किया गया। नाम से ही पता चल रहा है कि एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो 3 महीने में ठीक नहीं होती, यानी 91 डेज में ठीक नहीं होती है। वो लॉन्ग टर्म डिजीज भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कैंसर देख लें, ट्यूबरकुलोसिस देख लें, या फिर ऑर्थो से रिलेटेड कोई फ्रैक्चर से रिलेटेड केस आ गया, तो वो सब 3 महीने से ज़्यादा चल सकते हैं। तो वैसे केस में ESIC के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड बीमारी है, 34 टाइप्स की डिजीजेज हैं जो ESIC के द्वारा स्पेसिफाइड किए गए हैं अपने नोटिफिकेशन में। अगर वो 34 टाइप्स यानी 34 टाइप की बीमारियों में से वो एक है, तो आपको एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट का लाभ मिल सकता है, यानी कि सिकनेस बेनिफिट को बढ़ाकर 91 डेज से ज़्यादा भी बेनिफिट आपको दिया जा सकता है। तो ESB के लिए एलिजिबल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। कंडीशन में सबसे पहला है कि आप जब डेट ऑफ ज्वाइनिंग होते हैं, यहाँ पर देखिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, इसमें 2 साल कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहली बात कि जब आपका जो सिकनेस स्टार्ट हो रहा है, बीमारी स्टार्ट हो रहा है, तो आपको पहले जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पहले 2 साल आप कंप्लीट कर चुके होंगे, और साथ में आपका 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड, यहाँ पर आपको मेंशन है 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड, ये भी कंप्लीट होने चाहिए। और इन 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में मिनिमम जो डेज तय किया गया है 78 मैंने बताया था उसमें सिकनेस में, इसमें आपको 156 डेज चारों में ऐड कर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन पीरियड में ही आपको 156 दिन कंप्लीट करना है, 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में मिलाकर आपको 156 दिन मिनिमम होने चाहिए। तो ऐसा होने से ही आप ESB के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अदरवाइज आपको ESB का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सिकनेस ही 91 डेज तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। यहाँ पर हम ESB एलिजिबिलिटी के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि सपोज करिए कि अगर कोई IP जो है उसकी छुट्टी जो है इलनेस के कारण अगस्त 2022 से शुरू हो चुकी है, और शुरू होने के बाद उसे 3 महीने तक लगभग 91 डेज तक SB बेनिफिट मिलता है। लेकिन उसके बाद ESB मिलेगा या नहीं मिलेगा वो डिसाइड करेगा इसका 34 टाइप का डिजीज़ के अंतर्गत में आता है या नहीं आता है। और इसके साथ ही वो ये भी फुलफिल करना चाहिए कि उसको 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड जस्ट लीव स्टार्ट होने के जस्ट पहले 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड भी फुलफिल होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए कि मैंने जो साइड में एग्जांपल दिया है कंट्रीब्यूशन पीरियड का, तो देखे जाए कि इसमें 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड अगस्त 2022 की यानी छुट्टी स्टार्ट होने से जस्ट पहले वो है कि नहीं है। तो देखेंगे कि अगस्त 2022 से पहले जो कंट्रीब्यूशन पीरियड आ रहा है वो मार्च का आ रहा है, यानी कि अक्टूबर से मार्च में है। फिर उसके पहले अप्रैल से सितंबर भी है, फिर उसके पहले अक्टूबर से मार्च फिर से है,
फिर उसके पहले अप्रैल से सितंबर, यानी चारों कंट्रीब्यूशन पीरियड को सेटिस्फाइड कर रहा है और सभी में ये लगभग काम किया है। इसके अलावा 2 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब 2 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी होगी उसकी, तभी उसे ईएसबी का बेनिफिट दिया जाएगा, अदरवाइज उसे ईएसबी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये तो था ईएसबी के केस में क्या क्या एलिजिबिलिटी तय की गई है ईएसआईसी के द्वारा। अब देखेंगे कि एसबी पेमेंट के बाद ईएसबी को कितने दिनों तक ईएसआईसी के द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपने जाना कि एसबी कितने दिनों तक मिलता है, तो एसबी मिलता है 91 डेज, जबकि ईएसबी जब स्टार्ट होते हैं तो वो डे 1 से फिर से स्टार्ट होते हैं और ये 309 दिन तक जाते हैं। तो एसबी 91 और ईएसबी 309 दोनों मिलाकर 400 दिन हो जाते हैं, यानी कि एसबी दोनों को कंप्लीट करने के बाद 400 दिन यानी 1 साल से ज़्यादा आपको कैश बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा ईएसबी को फर्दर भी बढ़ाया जा सकता है, यानी कि बियॉन्ड 309 डेज भी आपको ईएसबी मिल सकता है। और वो मिलेगा कब तक, वो फिर फर्दर बढ़कर कब तक जा सकता है, तो वो बढ़ के जा सकता है 2 साल तक, यानी 2 years, यानी कि 730 दिन तक। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि एसबी 91 डेज तक मिलता है, उसके बाद जब ईएसबी आप एलिजिबल होंगे तो 309 दिन तक मिलेगा, उस 309 दिन को फिर फर्दर बढ़ाया जा सकता है 2 साल तक, यानी 730 दिन तक। अब ईएसबी का रेट कितना डिसाइड होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो चूंकि आप जानते हैं कि एसबी में आपको कितना परसेंट मिलता था, 70%, तो ईएसबी में आपको बढ़कर मिलेगा और वो हो जाएगा 80% ऑफ डेली एवरेज बेसिस। तो ईएसबी में ज़्यादा मिलेगा एसबी की तुलना में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने एसबी और ईएसबी के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर अब आप देखना चाहें तो 34 टाइप्स के डिजीज़ क्या क्या आते हैं ईएसबी के अंदर में, वो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए इसका सेकेंड पार्ट मैं अलग से अपलोड करूँगा और उसमें इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स लाइक मैटरनिटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, जब काम करने के दौरान आपको कोई चोट लग जाता है, हाथ या पैर कट जाते हैं या फिर, तो उस हिसाब से कैसे आपको डिसेबलमेंट बेनिफिट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा काम करने के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के मेंबर्स को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, तो जो भी इम्पोर्टेंट्स बेनिफिट हैं वो मैं अगले वीडियो को अपलोड करूंगा। इसके साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।